मैंने हिम्मत लगाकर शबनम को जोर से आवाज दी तो मुझे लगा कि वहां से कोई शायद गायब हुआ है। मैंने शबनम से पूछा कि कौन था। वह कुछ बोली नहीं, बस बात को टाल दिया। मैंने जब उसे आंटी को बताने का डर बताया तब उसने बताया कि वह एक लड़का है जो सर्वेंट क्वार्टर के पास मिलने आता है। और शबनम ने बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अभी कुछ दिन बीते ही थे और ठंड के दिनों में जल्दी रात होने के कारण मैं शबनम के घर जाना बंद कर दिया। लेकिन कल से शबनम स्कूल नहीं आई थी। मैं आज भी उसका स्कूल में आना नहीं हुआ तो मैं उसके भाई की क्लास में पहुंचा तो उसके भाई ने मुझे बताया कि शबनम की तबीयत खराब है। तो मैंने सोचा कि आज स्कूल से छुट्टी के बाद मैं शबनम के घर जाऊंगा। जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं सीधे शबनम के घर पहुंचा तो देखता हूं कि शबनम बिस्तर पर थकी हारी सी सोई हुई है और एक पीर फकीर उसकी नजर उतार रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने घर आकर मम्मी को बताया। कुछ देर खेलने के बाद रात का खाना खाकर मैं सो गया। अगली सुबह मैंने पापा और मम्मी को बात करते सुना कि शबनम पर कुछ बाहरी बाधाएं हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और 2-3 दिन बाद जब शबनम स्कूल आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। वह पहले तो कुछ बोली नहीं, लेकिन मेरे जोर देने पर उसने बताया कि मैंने जिस लड़के के बारे में तुम्हें बताया था ना, एक दिन मैं उससे बात कर रही थी कि तभी मम्मी वहां आ गई, लेकिन शायद मम्मी ने उसे देखा नहीं। और अम्मी ने अब्बा को जाकर बताया कि सर्वेंट क्वार्टर में अकेले बैठकर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी शबनम ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने उस दिन उस लड़के को नहीं देखा था, जबकि वह तो तुम्हारे सामने ही कुछ देर रुक कर गया था। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उस दिन को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि मैंने तो उसे देखा नहीं था और शबनम बोल रही थी कि वह तुम्हारे सामने से गया था। इस साल दीपावली की छुट्टियों में हम अपने पुश्तैनी गांव गए और जब वापस आए तो स्कूल चालू हुए 1 दिन बीता था, लेकिन शबनम आज भी स्कूल नहीं आई थी और उसका भाई भी नहीं आया था। मैं स्कूल खत्म करके उनके घर पहुंचा तो नौकर ने बताया कि घर के सभी लोग कहीं बाहर गए हैं, तो मैं वापस आ गया। इस घटना के 3-4 दिन बाद शबनम स्कूल आई तो उसे देखकर मैं अचंभे में पड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे की रौनक न जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। मैं उसे लगभग 1 से 1.5 महीने बाद देख रहा था। उसकी हालत देखकर लगा कि वह कहीं खोई खोई सी शून्य में ताकती नजरें। मैंने भी उससे ज्यादा बात नहीं की और ना ही उसने मुझ पर ज्यादा ध्यान दिया। वो शरारत करने वाली आंखें कहीं गुम हो चुकी थी। 15-16 साल की उम्र में ही मुझे लगा कि शायद कोई परिपक्व महिला मेरे बाजू में बैठी। आज जब पापा ऑफिस से घर आए तो मम्मी को पापा से कहते सुना कि तौफीक जी के घर मत जाना, उनकी शबनम पर किसी प्रेत का साया है। हमारी नौकरानी बता रही थी कि कार्तिक की अमावस्या की रात को शबनम सर्वेंट क्वार्टर में किसी के साथ मिली। हुआ ये कि रात को जब शबनम की अम्मी की नींद खुली तो उसे बिस्तर पे ना पाकर उन्होंने घर के चौकीदार और उनके पापा को आवाज़ देकर
उसकी खोज करवाई और देखा कि सर्वेंट क्वार्टर से कुछ आवाज़ें आ रही है। वहाँ पहुँचने पर देखा तो पाया कि शबनम नग्न अवस्था में अकेली सोई है। न उसे कुछ होश था, न किसी चीज़ का आभास था। मैं दीपावली के बाद जब से गांव से आया था तब से शबनम ने स्कूल आना बंद कर दिया था। बीच बीच में उसके बारे में स्कूल में बातें सुना करता। एक दिन हिम्मत करके उसके घर पहुंचा तो पाया शबनम सामने वाले कमरे में बैठी हुई है। मैंने हिम्मत करके पूछा कि क्या कारण है कि तुम इस तरह से व्यवहार करती हो। तो शबनम ने बताया कि शायद तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें उस लड़के के बारे में बताया था। शबनम ने बताया कि उसका नाम अरमान है और वह पता नहीं सब लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है, जबकि शाम होते ही वह मेरे कमरे में आ जाता है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और निकाह करना चाहते हैं। जब शबनम यह बात बता रही थी तो उसके चेहरे पर एक चमक थी, लेकिन वो काफी दुबली हो चुकी थी। लगता था शरीर में से खून जा चुका है, आंखें अंदर की तरफ धंस चुकी थी। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद हो चुका था और सच कहूं तो पहली बार वह मुझे बहुत डरावनी लगी। कुछ दिन बाद तौफीक अंकल घर आए तो पापा से कुछ बात की। उस दिन शाम को पापा को मम्मी से कहते सुना कि तौफीक जी ने जो घर दलाल से लिया है वह घर में किसी की हत्या हो चुकी है। आज ही मैंने जब ऑफिस के रिकॉर्ड में पता करवाया तो पता चला कि वो बंगला अंग्रेजों के समय में किसी सेठ का बनाया हुआ है और उस घर में एक नौजवान लड़के की हत्या हो चुकी है और वो लड़का उसी सर्वेंट क्वार्टर में रहा करता था। मैंने सुना तो मुझे काटो तो खून नहीं। उस दिन के बाद मैंने अपने मन में प्रण लिया कि आज के बाद कभी भी उस बंगले पर तौफीक अंकल के घर नहीं जाऊंगा। हमारी फाइनल एग्जाम सर पर थी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे थे। मैं भी अपनी पढ़ाई में मशरूफ था। शबनम ने स्कूल आना पूरी तरह बंद कर दिया था। कभी कभी उसके छोटे भाई से मुलाकात होती तो बताता कि वह अक्सर बीमार रहती है। मेरी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम लोग मम्मी के साथ नाना जी के घर आ गए। पता ही नहीं चला कि 3 महीने कैसे हंसते खेलते बीते, किसी बात की फिक्र नहीं। जब वापस पापा के साथ उनके नौकरी वाले कस्बे में वापस पहुंचे तो पापा ने मम्मी को बताया कि तौफीक जी उस घर को ऐसे ही छोड़कर, यूं ही छोड़कर किराए के मकान में रहने चले गए। कुछ दिन बाद मैंने पापा को बोला कि मुझे शबनम के घर ले चलो, मुझे देखना है कि वो कैसी है। पहले तो पापा मना करते रहे, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वह मुझे स्कूटर पर बैठाकर तौफीक अंकल के घर ले गए। आंटी ने पापा को चाय देकर मुझसे पूछा, बाबू कुछ खाएगा? मैंने मना किया तो फिर मैंने आंटी को कहा कि मैं शबनम से मिलना चाहता हूँ। पहले तो आंटी मना करती रही, लेकिन मेरी जिद और विनती को देखकर उनका दिल पिघल गया और उसके बाद वो मुझे उसके कमरे की तरफ लेकर चल दी। जैसे ही मैंने नजर कमरे के अंदर पड़ी, मैंने देखा उस कमरे में काफी अंधेरा था, उजाला नाम मात्र का था। कमरे में लुभान की खुशबू आ रही थी और एक कोने में मुझे एक बहुत ही दुबली सी लड़की दिखाई दी। मैंने गौर से देखा, वो शबनम ही थी जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा डर सा लगा तो मैंने हिम्मत करके उसे आवाज दी, शबनम कैसी हो? मेरी आवाज सुनते ही मुझे देखकर हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी और बोली, तुझे अरमान ने भेजा है? क्या सच में तुझे अरमान ने भेजा है? मुझे भी अरमान के पास जाना है, अरमान के पास जाना है। और इतना कहकर थोड़ी देर बाद वापस जोर जोर से रोने लगी। जब मैंने यह देखा तो वापस उल्टे पैर बरामदे की तरफ भागा और दोबारा उससे मिलने का, उसके बारे में जानने का ख्याल भी दिल में नहीं आया। इस घटना के कुछ महीनों बाद पापा का तबादला दूसरे शहर हो गया। हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, नए माहौल में रम गए, नए माहौल में घुल मिल गए।
आज घटना को लगभग 10 साल बीत चुके थे। अचानक किसी काम से मुझे उसी कस्बे में जाना हुआ तो मैं पता पूछता हुआ तौफीक अंकल के घर चला गया, जो अब दूसरे घर में रहा करते थे। मुझसे उन्होंने सब लोगों का कुशल क्षेम पूछा, मम्मी पापा की तबीयत के बारे में पूछा। फिर मैंने भी सब लोगों का कुशल क्षेम पूछने के बाद अंकल से कहा, शबनम कैसी है? लेकिन अंकल इस बारे में कुछ बोले नहीं। तभी शबनम के छोटे भाई ने मुझे हाथ से इशारा करके हाथ पकड़कर मुझे पान की दुकान में ले आया। उसने बताना शुरू किया कि एक दिन अचानक शबनम बीमारी की हालत में गायब हो गई। जब हम लोगों ने सब जगह खोजना शुरू किया तब वह कहीं नहीं मिली। पुराने घर में भी खोजा पर वह कहीं नहीं मिली। उसके 3-4 दिन बाद बंगले के चौकीदार ने आकर बताया कि शायद सर्वेंट क्वार्टर में कुछ है। जब हम लोग सब हमारे पुराने बंगले पर पहुंचे तो देखते हैं कि शबनम लाल जोड़े में सजी हुई थी। उसने काफी उम्दा किस्म का इत्र लगाया हुआ था। शबनम का भाई बोले जा रहा था और मैं चुपचाप सुन रहा था। उसने आगे बताया कि उस किस्म के इत्र की खुशबू मैंने आज तक दोबारा महसूस नहीं की है। उसने इत्र लगाया हुआ था, अच्छी तरह से तैयार हुई थी। लग रहा था कि आज उसका निकाह है। जब हम उसके पास पहुंचे तो देखा वो उसी सर्वेंट क्वार्टर के पास बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक हंसी थी। हमने जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके शरीर में जान नहीं है, उसने अपना दम तोड़ दिया है। और तौफीक अंकल के रुतबे के कारण उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। इसके बाद शबनम का छोटा भाई चुप हो गया। उसकी आंखों में बहन की याद में आंसू निकल आए थे। उसके बाद मैंने उससे अपने शहर के लिए रुखसती ली और आते समय मन में सिर्फ यही ख्याल था कि अगर वक्त रहते मैं अगर शबनम के घर वालों को उस लड़के या यूं कहें तो उस प्रेत के बारे में उसके घर वालों को बता देता तो शायद आज शबनम जिंदा होती, क्योंकि उस लड़के के बारे में शबनम ने सबसे पहले मुझे ही बताया था। और आखिर में आते समय रास्ते में वो बंगला भी दिखा गया, लेकिन इस बार काफी डरावना लगा। आज भी वह बंगला वैसे ही खड़ा है, खंडहर सा, अपने विराट और डरावने अतीत की यादें लिए। और फिर ये भी लगा कि शबनम ने अपनी जिद पूरी कर ली। वह अरमान से मिल चुकी थी हमेशा हमेशा।